कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वास्तिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दूदू। नमस्कार। किडनी से जुड़ी बीमारियों की अगर समय रहते पहचान नहीं हो तो ये जानलेवा साबित हो सकती हैं। किडनी हमारे शरीर का वह अंग है जो गंदगी बाहर निकालने का काम करती है। दोनों किडनियों में छोटे छोटे लाखों फिल्टर होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं। नेफ्रॉन्स हमारे खून को साफ करने का काम करते हैं। किडनी में किसी प्रकार की समस्या होने पर शरीर से विषैले पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते, जिससे कई रोग पैदा हो सकते हैं। इन रोगों से कैसे बचें और अगर इनकी गिरफ्त में आ गए हैं तो क्या उपचार करें? इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपेंद्र वर्मा। आप वर्तमान में दूदू स्थित स्वास्तिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जैसा कि अभी मैंने कहा और आप तो खैर बताते ही हैं सबको, जो किडनी है बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का, क्योंकि वो विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है और विषैले पदार्थ अगर बाहर नहीं निकलेंगे तो शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा। तो किडनी की अगर कुछ समस्या होती है तो कौन से रोग हैं जो बहुत ज्यादा आमतौर पर पाए जाते हैं? नमस्कार। अपने शरीर में जैसे दो गुर्दे दिए हैं भगवान ने, ठीक है, तो इनका मेन अपना काम है कि जितने भी अपने शरीर में अवशिष्ट पदार्थ बनते हैं, जैसे कि प्रोटीन है उसका, जैसे यूरिया बनता है उसका अवशिष्ट पदार्थ, लीवर से बनके जो भी पदार्थ आते हैं वो इन दोनों गुर्दों में से होते हुए लगभग जैसे एक गुर्दे में 10 लाख छलनियाँ जैसे बनता है फिल्टर्स हैं, उनमें से होते हुए और पेशाब के माध्यम से वापिस वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो अगर जैसे अपने मानने के गुर्दे का विकार क्या है, जैसे कि कुछ मेडिकल डिजीज़ है, जैसे कि जो नेफ्रॉन से संबंधित है, जैसे कि मेरा नेफ्रॉन जो छलनियाँ हैं वो खराब हो गई है, जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है, गुर्दा जिसके मतलब उसके बीपी की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से कुछ उसकी नेफ्रॉन्स में विकार आ गए हैं, तो ये सारे जो दिक्कतें हैं ये तो आप बिना मतलब ये ऑपरेशन के लिए नहीं, ये दवाइयों के द्वारा ठीक किए जाने वाले हैं। और इसके अलावा जैसे मान लो पेशाब जहाँ गुर्दे से छन के निकलता है, रास्ते में कोई रुकावट पैदा हो गई, जैसे कि मान लें कि पथरी की समस्या आ गई है या फिर नीचे और गुर्दे से नीचे नली में कोई पथरी आ गई है, तो ये सब ये विकार सारे जैसे कि यूरोलॉजी जो हम इनको ट्रीट करते हैं। इसके अलावा और भी कई समस्याएं जैसे कि किडनी के कैंसर्स वगैरह हैं, उनका भी समय रहते उपचार किया जाए तो मरीज के लिए काफ़ी स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। किडनी में समस्या की शुरुआत होती कैसे है? किडनी में शुरुआत में जैसे मान लो हमारा जो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट हमारे यहाँ पे पथरी बनती है, तो शुरुआत में मरीज़ को जैसे उसके जो पेशाब जो निकलता है उसमें अवरोध पैदा होता है। उसके बाद गुर्दे में सूजन चालू हो जाती है जिसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। मरीज़ सामान्यतः कमर दर्द, साइड में पसवाड़े में जैसे दर्द लेके आता है और दर्द के साथ जैसे उल्टी जैसा, और इसके अलावा अगर मान लो इन्फेक्शन, अगर पीछे पेशाब में इन्फेक्शन होता है तो पेशाब के अंदर भी जलन वगैरह लेके आना, बार बार पेशाब जाना, और कभी कभार इन्फेक्शन की वजह से पेशाब में खून भी लेके मरीज़ हमारे पास पहुंचता है। तो उसको फिर हम आगे इन्वेस्टिगेट करवाते हैं, कुछ खून की जांचें वगैरह करवाते हैं और सोनोग्राफी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रहता है, तो उसमें हमें आइडिया लगता है कि भाई यहाँ मरीज़ के कहीं रुकावट आ रही है, कितना सूजन है, क्या ग्रेड है और मरीज़ का आगे किस तरीके से इसका उपचार करना है वो हम उस मरीज़ को बताते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जैसे किडनी में बहुत सारे रोग होते हैं, किडनी की खराबी से कौन कौन से रोग होते हैं? किडनी के अंदर जैसे मेनली अगर आप मेडिकल लैंग्वेज उसमें देखें तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वगैरह है और ग्लोमेरुलोस्क्लेरोसिस है। हमारे यहाँ पे अगर आप रीनल स्टोन डिजीज़ है, और इसके अलावा जैसे दोनों तरफ अगर स्टोन तो ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी में चला जाता है पेशेंट। इसके अलावा मैलिग्नेंसीज हैं जिसमें भी मैलिग्नेंसी के अलावा नॉर्मल बिनाइन ट्यूमर्स भी हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स भी हैं। और इसके अलावा और नीचे अगर ट्रैक्ट में जाते हैं तो इसमें यूरेट्रिक स्टोन्स आ जाते हैं, ब्लड स्टोन्स आ जाते हैं। तो ये सब ऊपर से मतलब पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर अपने ये सब बीमारियां आ सकती है। किडनी में जो समस्या है उसकी शुरुआत कैसे होती है? मतलब क्या सावधानी रखी जाए या क्या आपको लगता है ऐसे लाइफस्टाइल के आजकल दिक्कतें आ रही हैं जो किडनी की समस्या बढ़ रही है? किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारी किडनी स्वस्थ रहे? हमारा जैसे आज का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि हम मतलब सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, मोटापा बढ़ गया है, डायबिटीज़ भी अभी बहुत कॉमन हो गया है। पानी जैसे हम बहुत कम दिन में पानी कम पीते हैं, तो एटलीस्ट कम से कम इतना पानी की मात्रा होनी चाहिए कि हम एटलीस्ट 2 लीटर का यूरिन आउटपुट मेंटेन कर पाएँ। ये बहुत ज़रूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए। और
जैसे मतलब क्या आपको लगता है कि क्या हम सावधानी रखें जिससे हम अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकें? पानी आपने कहा पीना चाहिए, बिल्कुल, ज्यादा पानी, पीना चाहिए। प्रचुर मात्रा में पानी अपने को जी। पानी का सेवन करना जरूरी है। इसके अलावा जब भी अपने मान लो कोई किसी भी तरह का मतलब दर्द वगैरह है तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लेके एक बार उसका इलाज मतलब शुरुआती जो लक्षण है जो बताए मैंने आपको, उनको जाके एक बार डॉक्टर को दिखाएं और उसको ध्यान रखें। जैसे बार बार पेशाब आना है, आप बार बार पेशाब का इन्फेक्शन है, उसके लिए आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। और जैसे 50 साल 60 साल के बाद के जो पेशेंट हैं उनके अंदर जैसे कि प्रोस्टेट के सिम्टम्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनको भी आप टाइमली अगर दिखाते हैं तो कुछ मेडिसिन वगैरह शुरुआती अगर देखें तो इसका भी इलाज संभव है। हाँ, ये तो आपने जैसे बताया कि बार बार पेशाब आना सब कुछ। हाँ जो जी। सूजन है किसी के बीच, अगर आपको हमें चेहरे पे, हाथ में, पैर में कहीं बिल्कुल। सूजन दिखती है तो हम बिल्कुल, कहते हैं कि बिल्कुल। आप अपनी किडनी की जांच कराओ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सूजन भी एक बहुत सूजन, बड़ी- बिल्कुल पैरों में सूजन आना है, चेहरे पे सूजन आना है, तो ये शुरुआती लक्षण रहते हैं क्योंकि अपने जब दोनों गुर्दे बराबर पेशाब नहीं छान पाते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी बॉडी में ही वो जो फ्लूइड रिटेंशन चालू हो जाता है। तो कई बार चेहरे पे सूजन, पैरों में सूजन, इसके अलावा सांस लेने में दिक्कत, ये सब समस्याएं आती। तो इसी जब इस तरह की समस्या आती है तो आपको तुरंत एक बार फिजिशियन को दिखाना चाहिए। उसके बाद अगर कुछ सोनोग्राफी या किसी इन्वेस्टिगेशन में कुछ पर्टिकुलर रिनल प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट जो भी जिस तरीके से है तो उससे मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा नेफ्रोलॉजिस्ट और हाँ यूरोलॉजिस्ट, जी। यही सबसे पहले तो अंतर बताएं कि जब हमें किडनी की समस्या हो तो यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं कि नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएं, इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, दोनों गुर्दों में विकार क्या है? विकार आप जैसे इनिशियली ज़्यादातर पेशेंट फिजिशियन के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पे वो लोग इन्वेस्टिगेट कराते हैं। जैसे सोनोग्राफी में पता चलता है कि भाई ऐसा कुछ स्टोन नहीं है, कुछ गांठ वगैरह नहीं है, लेकिन क्रिएटिनिन, जैसे हम ब्लड इन्वेस्टिगेट उसमें लगता है कि लेकिन क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, यूरिन आउटपुट कम हो गया है। तो फर्स्ट अगर आपको इस तरह का कुछ मान लो लगता है कि पैथोलॉजी कुछ है नहीं और फिर भी पेशेंट को दिक्कत आ रही है तो आप एक बार फर्स्ट कॉन्टैक्ट एक बार अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से करें। और अगर मान लो लगता है कि कोई स्टोन डिजीज़ है, कोई उसके कुछ गांठ वगैरह दिख रही है उसके अंदर और इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको फिर यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। जी, मतलब अगर स्टोन की समस्या है तो बेसिकली उसको यूरोलॉजिस्ट देखेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर, किडनी में स्टोन की समस्या भी आजकल बहुत सुनाई देती है, कोई बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, सब में ही बिल्कुल, ये बिल्कुल। इतना स्टोन कैसे बन जाता है आखिर? ये देखिए, सामान्यतः स्टोन की जो दिक्कत है ये जैसे अगर जेंडर अगर देखा जाए तो मेनली मेल में 2 से 3 गुना अधिक पाई जाती है, लेकिन अभी पिछले कुछ दशकों में पता चला है कि ऐसा कुछ नहीं, फीमेल्स भी काफ़ी प्रोन हो गई स्टोन्स के लिए। ज़्यादातर स्टोन्स के जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास तीसरे से चौथे या 5वें दशक में आते हैं और इसमें भी महिलाओं में भी देखा गया है कि कम इसलिए पाया जाए कि क्योंकि महिलाओं में एक एस्ट्रोजन हार्मोन रहता है, उसकी वजह से जो अपनी हड्डियां होती है वो उनका रिजॉर्प्शन कम रहता है और गुर्दे में भी काफ़ी हद तक कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में सहायक रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा फीमेल के अंदर एक प्रोटेक्टिव फैक्टर रहता है, लेकिन उनको भी 40-50 साल के बाद जब एस्ट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है तो उनमें भी ये दिक्कतें स्टोन की काफ़ी देखने को आई हुई है। इसके अलावा जैसे हॉट ड्राई क्लाइमेट है जहाँ पे बिल्कुल सूखा वातावरण है, जहाँ पे शरीर से पानी ज़्यादा मतलब लॉस होता है और इसके अलावा ऐसे कुछ ऑक्यूपेशंस हैं जिनमें कि आपके डिहाइड्रेशन के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो उनमें उन पेशेंट्स में देखा जाएगा उन पथरी की समस्या को ज़्यादा देखा गया है। तो इसका कोई साइज का भी हिसाब होता है? छोटी पथरी है, बड़ी पथरी है, बिल्कुल, उसी के उसके नुकसान भी क्या कम ज्यादा कुछ होते हैं? साइज के डिपेंड पे हमारा ऑपरेशन भी डिपेंड करता है कि हम अगर छोटी पथरी है तो उसको किस तरीके से उसका इलाज किया जाएगा। छोटी पथरी है तो चांस रहता है कि कहीं गुर्दे से उतर के नीचे नली में नहीं चली जाए, अगर नली में चली जाती है तो ब्लॉक कर देती है उसको, तो उसकी वजह से मतलब पूरे गुर्दे में सूजन आ जाती है। तो उसको एक तरह से कई बार इमरजेंसी में आपको पेशेंट को काफ़ी दिक्कत आती है, उसको पेन मैनेजमेंट करना पड़ता है, उसके बाद उसको स्टेबलाइज करके उसको ऑपरेट भी करना पड़ता है। बड़ी पथरी होती है मोस्टली, ये बड़ी पथरी जो रहती है पेशेंट्स को शुरुआती दौर पे पता नहीं चलती है, बड़ी काफ़ी साइज बड़ा करने के बाद उसको पता चलता है कि इतनी बड़ी पथरी मैं लेके बैठा हूँ, तो उसके बाद फिर आपको उसको उसके हिसाब से ऑपरेट कराना पड़ता है। तो उसके लिए अलग ऑपरेशन है। छोटी पथरी के लिए आप एंडोस्कोपिक भी कर सकते हैं और इवन बड़ी पथरी भी आजकल ऐसा कुछ नहीं, सब ये एंडोस्कोपी के द्वारा इनका इलाज संभव है। किडनी में पथरी है, ये पता कैसे चलता है? इसके लक्षण क्या होते हैं? मरीज हमारे पास किडनी स्टोन जो लेके आता है, अगर मान लो उसका स्टोन यूरेटर में चला गया, नीचे नली में जो गुर्दे की नली कहते हैं, तो पेशेंट बहुत मतलब पेन, कोली की पेन लेके आता है, साथ में जी दौरा या उल्टी जैसा सिम्टम्स और पेशाब करने में दिक्कत आने लग जाती है, पेशाब में जलन होती है, बार बार पेशाब जाता है लेकिन आता नहीं है।
ये सब समस्याएं देखने के बाद हमें लगता है कि कुछ ना कुछ इसके स्टोन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हम उसको फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन के बाद सोनोग्राफी करवा के देखते हैं और उसमें फिर आगे इसके हिसाब से देखते हैं कि कुछ स्टोन वगैरह आया है कि नहीं आया, कोई एक्सरे करवाने की जरूरत है तो एक्सरे भी करवाते हैं, डिजिटल एक्सरे करवा के देखते हैं और फिर उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो क्या अगर गुर्दे में पथरी है तो इसका मतलब ऑपरेशन ही होगा? क्या दवाइयों से इसका इलाज नहीं संभव है? नहीं, गुर्दे में अगर पथरी है, उसका मान लो पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है, कुछ उसने किसी और की चीज़ के लिए जांच करवाई है और उस जांच में उसको गुर्दे के अंदर बताया कि भी तेरे गुर्दे में 4-5-7 mm का कुछ एक छोटा स्टोन पड़ा है, तो ऐसे स्थिति में अगर पेशेंट एसिम्टोमेटिक है तो उसको इलाज हम वैसे ऑपरेट के लिए इंडिकेशन नहीं है, हम उसको मेडिकल थेरेपी देते हैं, फ्लूइड मैनेजमेंट जैसे बताते हैं उसको कि कम से कम आप दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीजिए। इसके अलावा कुछ हम उसको एल्कलाइजर्स वगैरह देते हैं जिनसे कि स्टोन जो अपना क्रिस्टल फॉर्मेशन है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो हर पेशेंट जो छोटा ये पथरी लेके आता है उसमें ऑपरेशन की गुंजाइश नहीं होती। हाँ, ये अलग बात है, मान लो कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा दर्द में आया और उसकी पथरी नीचे खिसक के नली में चली गई है, तो ऐसे पेशेंट के लिए हमें साइज़ डिपेंड करता है। अगर 5-7 mm की पथरी है तो उसमें हम एक बार मेडिकल एक्सपेल्सिव थेरेपी करके एक ट्रीटमेंट रहता है, उसमें हम उसको ट्राई देते हैं जिसमें हम कुछ उनको दर्द की दवाइयाँ और उसके अलावा एक कुछ अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं जो कि गुर्दे की जो नली को थोड़ा डायलेट कर देती हैं। इसके अलावा पानी पीने के लिए उसको अच्छे से बताते हैं, तो कई बार मैं अपने आप स्पॉन्टेनियस पेशेंट का स्टोन निकल जाता है। हम कई बार 2-3 हफ्ते तक वेट करते हैं इसके लिए, और इसके बावजूद अगर पेशेंट को सिम्टम्स में कोई राहत नहीं मिलती है तो फिर हम उसको अल्टीमेटली उसको बोलते हैं कि देखिए अब आप स्टोन नहीं निकल रहा है तो अब आप इसको एंडोस्कोपिकली, जैसे कि URSL कहते हैं हम उसको, यूरेट्रोस्कोपिक रिट्रीवल ऑफ स्टोन, तो वो उसको हम उसको एडवाइस करते हैं, जो कि एक दिन के लिए उसमें स्टे करना पड़ता है। नीचे पेशाब के मार्ग के द्वारा ही हम उसको दूरबीन द्वारा पथरी को निकलवा देते हैं, तो पेशेंट उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि पथरी है, दर्द नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई और जांच कराई उसमें पता चल गया कि पथरी है, तो आमतौर पे जैसे आपने कहा दवाई देते हैं, निकलने का इंतजार करते हैं 2-3 हफ्ते का, 2-3 हफ्ते बाद भी नहीं निकली, लेकिन पेशेंट कहता है मुझे जब कोई तकलीफ ही नहीं है तो मैं ऑपरेशन क्यों कराऊं? तो ऐसे मरीजों के लिए आप क्या सलाह देंगे कि कितना जरूरी है उस पथरी को बाहर निकालना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे गुर्दे में पथरी है 2 सेंटीमीटर की है, 2.5 लेकिन मेरे को कोई दर्द ही नहीं होता है। तो हमने देखा है कि स्टडीज में बताया गया कि अगर जिस पेशेंट के गुर्दे में स्टोन है तो धीरे धीरे उसका जो नेफ्रॉन का फंक्शन, जो मतलब गुर्दे का फंक्शन है, वो डेटेरियोरेट होता है जी। तो पेशेंट को स्टोन फ्री करना बहुत आवश्यक है। उसको समझाते हैं कि देखो अगर ये नहीं करोगे धीरे धीरे आपके गुर्दे का इसका फंक्शन चला जाएगा। ऐसे कई पेशेंट देखे हमने जिनको पता भी नहीं चलता, उनके दोनों गुर्दे में बड़े बड़े पत्थर पड़े होते हैं, बाद में अचानक वो पेशेंट बिल्कुल पेशाब की मात्रा कम हो गई है, शरीर में सूजन बढ़ गई है, पता चलता है कि उसके दोनों गुर्दे फेल हो गए। तो ऐसे पेशेंट कई बार ही ट्रांसप्लांट में लैंड अप हो जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट को मतलब पथरी की वजह से दर्द हो और वो उसका इलाज नहीं करे, इलाज कराना ज़रूरी है। हाँ, छोटी पथरियाँ अगर गुर्दे में हैं उनके लिए इतना भी कोई नहीं है कि भी उसको अभी इमरजेंसी में कुछ करवाना है। तो ऐसा डिपेंड करता है साइज़ पे क्या है पेशेंट का, उसके गुर्दे को कितना नुकसान हुआ है, उसके ब्लड के क्या पैरामीटर्स हैं, तो उसके हिसाब से अपने पेशेंट को जो भी बेस्ट उसके लिए होता है उसको इलाज के लिए बताया जाता है। कुल मिला के हमें उसे नज़रअंदाज तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ये किडनी क्या घातक भी साबित हो सकती है? बिल्कुल घातक हो सकती है। अगर मान लो किसी पेशेंट का अभी कुछ ही समय पहले की बात है, 22 साल की लड़की आई थी, उसके लेफ्ट साइड में स्टोन था, उसको पता नहीं था, उसको शादी हो गया, शादी के 6 महीने बाद दर्द हुआ उसको। हमने उसकी जांच करवाई तो उसकी जांच में लेफ्ट साइड के गुर्दे में बहुत ज़्यादा सूजन थी और उसमें जब जांच कराई तो कंट्रास्ट उसमें कुछ एक्सक्रीशन ही नहीं आ रहा था। फिर उसके लिए अलग से एक जाँच करवाई जाती है, DTP की जाँच करवाते हैं, उसमें मालूम पड़ता है उसका 2 ml फंक्शन था। उसका सारा काम उसका पता नहीं कब से कि सिर्फ दाईं तरफ का ही गुर्दा कर रहा था, बाईं तरफ का गुर्दा उसका खत्म था। तो उसको तो पथरी निकालना नहीं थी, लेकिन उसका अल्टीमेटली उसका पथरी के साथ गुर्दा भी निकालना पड़ा क्योंकि उसकी पथरी की वजह से पूरा गुर्दे को नुकसान हो गया था। तो काफ़ी घातक सिद्ध होती है कभी-कभी एक पथरियाँ। स्टोन मतलब किडनी में जो स्टोन है ये घातक भी हो सकता है। कई बार हम इसे मान के चलते हैं कि छोटी सी पथरी है, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन उसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये तो किडनी में स्टोन की बात हुई। किडनी दोनों फेलियर की भी समस्या आजकल बहुत कई बार सुनाई देती है, तो इसका क्या कारण है? किडनी फेलियर के एक तो यही कारण जो अपने डिस्कस ही कर रहे हैं कि स्टोन है, दोनों तरफ के गुर्दों में स्टोन हुआ, पेशेंट को कभी पता नहीं चला और दोनों तरफ के गुर्दे फेल हो गए। इसके अलावा कई मेडिकल बीमारियां भी हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इनके अंदर भी धीरे धीरे मेडिकल इनर डिजीज़ पेशेंट के धीरे धीरे पहले मान लो सर्जरीज हो रखी हैं, उसकी वजह से भी पेशेंट के पहले गुर्दे को नुकसान हुआ है और दोबारा फिर उसको कोई मेडिकल डिजीज़ हो गई है या कुछ उसके एक तरफ के गुर्दे में तो जन्मजात ही उसकी ऑब्स्ट्रक्शन थी, संकुचन था नलकी का, और दूसरी तरफ का गुर्दा वैसे किसी और कारण से फेल हो गया। तो कई भिन्न भिन्न कारण है जिनकी वजह से दोनों गुर्दे फेल हो जाते हैं।
तो ऐसा नहीं कि अभी बढ़ गया, ये समस्या तो पहले भी थी, लेकिन अब लोगों को थोड़ा नज़र में समझ में आने लग गई, तो इसलिए अपने को कह सकते हैं कि, और इनका इलाज भी अब समय रहते किया जाए तो संभव है और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। डॉक्टर साहब कहते हैं भाई किडनी को साफ तो रखना ही, पानी पीना है, पथरी अगर हो गई है तो दाल खाने से मना करते हैं, जिन सब्जियों में बीज है, टमाटर है, बैंगन है, इनको खाने के लिए मना किया जाता है, तो वाकई ये बातें सही हैं या भ्रम है ये सब? नहीं, भ्रम नहीं है, बिल्कुल सही बातें हैं। हमारे जैसे किडनी के अंदर जो स्टोन्स बनते हैं, अलग अलग केमिकल्स के स्टोन्स होते हैं, जैसे कि अभी आपने बोला ना कि दाल में क्या होता है कि प्यूरिन मात्रा ज़्यादा रहती है, तो इसकी वजह से यूरिक एसिड के स्टोन्स बनने की समस्या आती है। हमारी बॉडी में जो भी प्रोटीन्स वगैरह मेटाबोलाइज होते हैं अल्टीमेटली यूरिक एसिड में कन्वर्ट होकर निकल जाते हैं। तो अगर जो लोग दालों का सेवन, मतलब ऐसा नहीं कि, लेकिन बहुत ही लिमिट, ऑलरेडी जिनका बॉर्डर लाइन फंक्शन है, दालों का सेवन कर रहे हैं, तो यूरिक एसिड के स्टोन बनने के चांस बढ़ जाते हैं। इसी तरह जैसे आपने बोला पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक है, आलू है, और इसके अलावा अपने ज़्यादा जो चॉकलेट्स, चाय है, इनके अंदर भी ऑक्सीलेट्स की मात्रा काफ़ी रहती है। तो ऑक्सीलेट्स जब बॉडी में ज़्यादा से ज़रूरत से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाते हैं और किडनी द्वारा छनते हैं, तो जब मूत्र के अंदर ऑक्सीलेट्स की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये भी एक पथरी बनने का कारक है। कैल्शियम ऑक्सीलेट्स के स्टोन बन जाते हैं उसमें भी। तो बिल्कुल सही बात है कि अपने को डाइटरी जो है बिल्कुल जो फॉलो करना है उसके हिसाब से देखा जाए। तो डाइटरी थोड़ा बताएं कि किन बातों का ध्यान रखें? डाइटरी में सबसे पहले तो पीने का मैं बताऊंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट है अपने दोनों गुर्दों को अच्छे से हाइड्रेट रखना है अपने को। और हाइड्रेट रखने का मतलब ये है कि कम से कम 2 लीटर पेशाब प्रतिदिन, ये रिकमेंडेशन है कि 2 लीटर पेशाब कम से कम आए। तो उसके हिसाब से 3 लीटर, 3.5, 4 लीटर जो भी आपके बॉडी के वेट के हिसाब से वो आपको पानी का सेवन करना है। लोगों में ये भी भ्रम है कि दूध नहीं पीना चाहिए, दूध से पथरी बनती है, तो ऐसा नहीं है। कैल्शियम लगभग 1 ग्राम प्रतिदिन की हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट है, तो वो लेना जरूरी है। ऐसा भी देखा कि जो लोग कम कैल्शियम का सेवन करते हैं, कैल्शियम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उनकी पथरियाँ ज़्यादा बनती हैं क्योंकि उनके ऑक्सीलेट ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो वो भी गलत है। इसके अलावा बिल्कुल बोला जाता है कि नींबू शिकंजी वगैरह ले, नींबू शिकंजी में बेसिकली एक सिट्रेट रहता है, सिट्रेट की वजह से जो क्रिस्टलाइजेशन रहता है इसका वो नहीं होता है, तो वो एक तरह से प्रोमोट नहीं होने देता है इसको, तो वो भी ले सकते हैं। बाकी ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, ये दोनों भी एक यूरिक एसिड के स्टोन्स बनते हैं इनके अंदर, तो आपको इनको भी मोटापा भी नहीं बढ़ने देना है। जीवन अपनी जो शैली है उसको भी थोड़ा देखते हुए डायबिटीज़ का कंट्रोल करना है, मोटापे पे भी कंट्रोल करना है। सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन भी कहते हैं, कई बार कहते हैं कि ज़्यादा सोडियम जो मात्रा में लोग लेते हैं उनके अंदर भी देखा गया नमक की मात्रा भी बिल्कुल कम करनी चाहिए इसमें। तो ये सब कारक हैं जो अपने को डे टू डे लाइफ में अपने को देखना ही। आपने अभी कैल्शियम की बात करी, तो अधिकतर सुनने में आता है जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है उन लोगों को कैल्शियम ज़्यादा दिया जाता है, उनमें भी पथरी बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, कैल्शियम सप्लीमेंट मैं वही कह रहा था आपको कि 1 ग्राम पर डे के रिकमेंडेशन से अगर उससे ज़्यादा अगर आप सेवन करेंगे तो वो भी नुकसानदायक है, लेकिन कम का भी नुकसान है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर कैल्शियम आप रिस्ट्रिक्ट भी कर देंगे तो भी अलग अलग तरह के वो एक्चुअल में देखे गए हैं कि जैसे कि ये हाइपर कैल्शियम, जिनके पेशाब के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा रहती है, वो भी 2-3 तरह के रहते हैं। जैसे कि एक तो एब्जॉर्प्टिव, जिनके आंतों से कैल्शियम ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो भी डाइट का डिपेंडेंट होता है, नहीं कई बार डाइट इंडिपेंडेंट भी होता है। तो डाइट रिस्ट्रिक्शन करने से कुछ पेशेंट्स के अंदर हमें देखा है कि फ़ायदा होता है उसका। इसके अलावा कुछ में कैल्शियम ज़्यादा जो पेशाब में निकलता है वो किडनीज़ की वजह से निकलता है, और किसी किसी पेशेंट में तो बल्कि अपने यहाँ पे थायराइड के अंदर पैराथायराइड ग्रंथि होती है, उसकी भी कई बार पता चलता है कि इसके तो पैराथायराइड ग्रंथि की गांठ थी, उसकी वजह से कैल्शियम ज़्यादा इसके गुर्दे से बाहर निकलता था और उसकी वजह से इनके स्टोन बनना चालू होता है। अल्टीमेटली पहले उसको पैराथायराइड का ट्रीटमेंट करवा के उसको सेटल करके उसके बाद फिर अपने स्टोन का मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो किडनी के कैंसर भी होते हैं? बिल्कुल। तो ये मतलब कितना इनकी रिकवरी हो सकती है, किस स्टेज में अगर पता चल जाए, इसके बारे में कुछ पता है? किडनी के कैंसर्स का ये है, अगर समय रहते आपको मालूम पड़ जाता है, पेशाब ज़्यादातर आमतौर पे दर्द या फिर यहाँ पे पसवाड़ में यहाँ पे गांठ की ऐसे लंप लेके आता है या फिर पेशाब में खून की समस्या लेके आता है, तो हम टाइमली अगर उसको देखते हैं, अगर वो किडनी तक ही सीमित है और किडनी से बाहर नहीं निकला है, स्टेज 1 स्टेज 2 तक ही है और अदरवाइज और दूसरे ऑर्गन्स में नहीं गया है, तो टाइम रहते उसको आप बिल्कुल आप नेफ्रेक्टमी करवा सकते हैं और पेशेंट बिल्कुल लाइफ लॉन्ग उसके क्योरेबल है अगर टाइम रहते इसका इलाज किया जाए तो। किडनी में से कैंसर को निकाला जाता है, किडनी को बाहर निकाला जाता है? डिपेंड करता है कि किडनी में जो कैंसर है वो किस पोजीशन पे है, क्या साइज़ का है और कहीं तो फैला हुआ नहीं है। अगर मान लो अपर पोल पे है, छोटा साइज़ का है, तो आजकल हम इस लेप्रोस्कोपिकली पार्शियल नेफ्रेक्टमीज भी कर देते हैं, तो उसमें बाकी का गुर्दे को नहीं निकाला जाता है, सिर्फ उतना ही वेज निकाल दिया जाता है जितने में उसका, और उसी दौरान ऑपरेशन के दौरान हम उसको बायोप्सी के लिए भेज देते हैं और देख लेते हैं कि उसके मार्जिन बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है और कहीं अभी भी रह तो नहीं गए अंदर गुर्दे में,
तो ये सब पॉसिबल है आज के टाइम में। पूरा गुर्दा निकालना जरूरी नहीं है, लेकिन आमतौर पे ये सब डिपेंड करता है कि गुर्दे में उसकी गांठ की लोकेशन क्या है, कौन से हिस्से में है, कितना फैलाव है, क्या है, उसके हिसाब से देखा जाएगा। ठीक, चलिए डॉक्टर साहब, किडनी के कई सारे रोगों पे बात हुई। अब मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ प्रोस्टेट के बारे में। बढ़ती उम्र के साथ ही पुरुषों के अंदर प्रोस्टेट की जो ग्रंथि है उसकी बढ़ने की समस्या अभी बहुत ज़्यादा आजकल देखी जाती है। तो ये क्यों इतना बढ़ गई है इस चीज़, और क्यों इतनी परेशानी होती है? समय के साथ जैसे 50+ जो अपनी मेल पेशेंट्स हैं उनमें पोरुस ग्रंथि नाम से जो अपने बताते हैं मास बढ़ गया, वो बढ़ता है। और जब ये यूरिनरी ट्रैक्ट अपना जो पेशाब के रास्ते में आने लग जाता है तो पेशेंट को 2 तरह के सिम्टम्स डेवलप होना चालू होते हैं। एक तरह के मेन तो इरिटेटिव सिम्टम्स होते हैं, जिसमें पेशेंट को लगता है कि आपको बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है, रात को बार बार उठना पड़ता है, जलन होती है पेशाब में, बार बार ऐसे हाजत रहती है कि पेशाब करना जाना है मेरे को। और दूसरे तरह के जो रुकावट वाले सिम्टम्स होते हैं कि उसको लगता है कि अब तो पेशाब की धार भी कम हो गई है मेरे को पेट से, और पूरा जोर लगा के पेशाब करना पड़ता है, और जाने के बावजूद भी लगता है कि पेशाब पूरा मैं मात्रा में खाली नहीं कर पाया हूँ। तो ये सब सिम्टम्स का मतलब है कि प्रोस्टेटिक सिम्टम्स हैं, और उसको कुछ ना कुछ उसके लिए प्रोस्टेट के लिए अपने को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इनिशियली जो हम इवेल्युएट करवाते हैं पेशेंट को, अगर मेडिकेशन से अगर उसको फ़ायदा रहता है तो उसको मेडिकेशन पे रहने देते हैं। अदरवाइज़ फिर अगर लगता है कि नहीं इसको मेडिकेशन से राहत नहीं है, रिफ्रैक्टरी सिम्टम्स हैं, तो फिर इवेल्युएट कराने के बाद प्रॉपर उसको हम ऑपरेटिव इंडिकेशंस के बारे में बताते हैं कि ये भी इस तरीके से है, तुम्हारे गुर्दों में भी दिक्कत आना चालू हो गई है, पेशाब का ज़्यादा रुक रहा है, और तुम्हें टाइम रहते इसका प्रोस्टेट का दूरबीन द्वारा ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। कोई उम्र है कि इस उम्र तक ही ऑपरेशन हो सकता है, या इस उम्र तक हम पहले मेडिकेशन करते हैं उसके बाद सर्जरी करते हैं? ये सब पेशेंट डिपेंडेंट है, किसी की पर्टिकुलर कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि 60 साल से पहले आपको नहीं करना है। कभी कभी पेशेंट देखे हैं कि 50 साल के भी पेशेंट में हमने देखा है कि उनके जो प्रोस्टेट के जो लॉब्स होते हैं, जो पेशाब की थैली के अंदर जो एक मीडियन लोब कहते हैं, उस पर दवाइयाँ ज़्यादातर असरकारक नहीं होती है, तो उनको भी ऑपरेट करना पड़ता है। और कभी कभी 70 साल तक के पेशेंट को हमने देखा कि दवाइयों से चल रहा है और बहुत अच्छा उसको दवाइयों से उसको राहत है, तो उसको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा कोई उम्र का ऐसा कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने किडनी के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, और इन बातों से यही समझ में आता है कि किडनी हमारे शरीर के लिए कितनी ज़रूरी है और इसका ध्यान रखना भी कितना ज़रूरी है। चलते चलते एक बार फिर हमारे दर्शकों को आप बताएं कि किडनी का कैसे ध्यान रखें, क्योंकि किडनी हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। नियमित सेवन करें पानी का, जो मैंने आपको बताया 3 से 4 लीटर पानी का सेवन करें अच्छे से। अब थोड़ा सा प्रोटीन डाइट, थोड़ा सा अपना एनिमल जो बिल्कुल ही नॉन वेज लेते हैं उनको थोड़ा प्रोटीन डाइट रेस्ट्रिक्ट करें। नींबू शिकंजी वगैरह भी लेते रहें अपने सिट्रेट्स वगैरह के हिसाब से। और इसके अलावा बाहर कभी भी मतलब जो भी मेडिकेशन ले और डॉक्टर से पूछ के ले, ऐसे नहीं, कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं, तो अंडर द काउंटर। ये भी एक मेरा सवाल रह गया कि कई बार होता है कि किसी गलत दवाई के कारण किडनी खराब हो गई, कोई गलत दवाई ले ली गई, इस दवाई ने रिएक्शन कर दिया इसलिए किडनी खराब हो गई। बिल्कुल, तो वो दवाइयाँ कैसे, मतलब कैसे होती हैं? मेनली हमारे एनाल्जेसिक जितने भी दर्द, घुटनों के दर्द के लिए दवाएं लेते हैं पेशेंट, तो वो डॉक्टर्स जैसे एक लिमिटेड पीरियड के लिए देते हैं, लेकिन वो लोग जैसे घर पे अपने उसी दवाई को लंबे समय तक सेवन करते रहते हैं। तो कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जिनकी वजह से गुर्दे में नुकसान आना चालू हो जाता है, तो धीरे धीरे गुर्दे को नुकसान बिना डॉक्टर की सलाह के आपको दवाइयाँ नहीं लेनी है, और समय रहते आपको डॉक्टर के सलाह के हिसाब से आपको इलाज करवाना है। चलिए डॉक्टर साहब, इतनी सारी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं स्वास्तिक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दूदू।